गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम भाई हमारे सेकंड चैप्टर का जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है उसका टॉपिक टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करने जा रहे हैं। देखते हैं एक बार टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमने पिछले लेक्चर में भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। एक प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशन की फॉर्म में भाई कुछ 10 मिनिमम 10% के द्वारा मिलकर वो एस्टेब्लिश की जाती है। और 90 भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके हम टाइप्स देखते हैं भाई किस किस प्रकार का हो सकता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सबसे पहले हमारा क्या भाई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रकार से फॉर्म किया जाता है क्या करने के लिए, कंज्यूमर के भाई इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो आपका कंज्यूमर डिजायर्स होते हैं वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि मार्केट में भाई उसको ज्यादा क्या है भाई सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग मिल सके। इसके रिगार्डिंग जो सोसाइटी है वो एलिमिनेटिंग करती है मिडिल मैन जो कि अचीव इकोनॉमी इन द ऑपरेशन, जो कि एक प्रकार से मिडिल मैन के जो होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के उसकी भाई मिडिलमैन को दूर करती है सोसाइटी के अंदर। इट परचेज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल गुड्स टू इट्स मेंबर। भाई ये जो सोसाइटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टली गुड्स परचेज करती है बल्क में होलसेलर से और अपने मेंबर को गुड्स को सेल कर देती है, जिससे कि एलिमिनेटिंग हो जाता है मिडिलमैन दूर हो जाता है। प्रॉफिट इफ एनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी और परचेज मेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स। जो भी प्रॉफिट होता है या तो भाई जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेस पे भाई उसको दे दिया जाता है उसके मेंबर्स को, या फिर इंडिविजुअली मेंबर्स को परचेज कर दिया जाता है। ये तो हमारा था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो ये हमारी प्रकार से जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करते हैं भाई प्रोटेक्ट करती है सोसाइटी। भाई मेंबर्स comprise of producer desire of procuring inputs for production of goods to meet the demand of the consumer। एक प्रकार से ये जो सोसाइटी है भाई जो भी इनपुट्स प्रोडक्शन के लिए गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी डिमांड्स को कंप्लीट करते हैं प्रोड्यूसर की डिमांड्स को, ताकि भाई जो प्रोड्यूसर है कंज्यूमर की डिमांड्स को कम टाइम के ऊपर कंप्लीट कर सके। भाई इस प्रकार की जो सोसाइटी होती है उनका मेन एम क्या रहता है, वो कैपिटलिस्ट जो बिग कैपिटलिस्ट हैं जो भाई एक प्रकार से बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री है उनके अगेंस्ट में फाइट करते हैं उनके अगेंस्ट में, ताकि भाई जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनकी पावर को बढ़ाया जा सके। ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती है इक्विपमेंट और अदर इनपुट्स टू द मेंबर, वो एक प्रकार से बाइंग एंड सेलिंग का कार्य भी करती है। यदि किसी प्रकार का इस सोसाइटी में प्रॉफिट भी होता है तो उनके प्रोड्यूसर या सोसाइटी को सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। थर्ड है भाई हमारा इसके बाद मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई इस प्रकार की जो सोसाइटी है वो हेल्प करती है प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। द मेंबर कंसिस्ट प्रोड्यूसर हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट। एक प्रकार से क्या है ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये भाई कुछ आपका जो प्रोड्यूसर आपस में मिलकर क्या है अपनी मार्केट में अंदर ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं। भाई इसके जो भी मेंबर्स होते हैं वे रीजनेबल प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को क्या है प्रोड्यूस करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई एक प्रकार से रीजनेबल प्राइस के ऊपर सेल करने के लिए तैयार रहते हैं। द सोसाइटी एम टू एलिमिनेट द मिडिलमैन एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर बाय सिक्योरिंग ए फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स। एक प्रकार से जो इसका सोसाइटी है इसका मेन एम क्या रहता है, जो मिडिलमैन है उसको भाई दूर करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है इसके मेंबर जो भी फेवरेबल है या फेवर है मार्केट के प्रोडक्ट उसको सिक्योर कर सके। इट पुल्स आउट ऑफ individual members and perform marketing function, transportation, warehousing, packaging to sell the output at the best possible price। यानी इस प्रकार से जो मार्केटिंग फंक्शन है भाई जैसे भी ट्रांसपोर्ट है या वेयर हाउस है या पैकेजिंग है भाई इन सबको बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर अवेलेबल कराती है मार्केट कमेटी। फोर्थ है नेक्स्ट हमारा फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई इस प्रकार की जो सोसाइटी है फार्मर के इंटरेस्ट को क्या है भाई प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेब्लिश की जाती है। और एक प्रकार से ये भी अब भाई जो भी फार्मर के जो भी इनपुट्स होते हैं वो रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं ये सोसाइटी। द मेंबर्स कंप्राइज फार्मर्स who wish to jointly take up the farming activities. The aim is to gain the benefit
ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एक प्रकार से जो इसका मेन एम क्या रहता है, क्या एक्टिविटीज रहती है इस सोसाइटी की कि फार्मिंग को लार्ज स्केल पे ज्यादा से ज्यादा अधिक बढ़ाना। और इसका सोसाइटी क्या प्रोवाइड करवाती है, बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर द यूज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। भाई अच्छी क्रॉप के लिए, कल्टीवेशन के लिए बेस्ट टाइप के इक्विपमेंट, भाई अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी और अदर टेक्निक्स प्रोवाइड करवाती हैं। एक प्रकार से क्या है भाई, ये फार्मर्स को भाई केवल इम्प्रूविंग के लिए नहीं, उनको कुछ रिटर्न देने के लिए भी आपके एस्टेब्लिश की जाती है। इसे नेक्स्ट फिर हमारा भाई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है भाई, जो प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर, जो कि इसके मेंबर को रीजनेबल टर्म्स के ऊपर क्या है क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, लोन प्रोवाइड करवाती है। द मेंबर कंप्राइज ऑफ द पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ द लोन। एक प्रकार से क्या है भाई, इसके जो मेंबर है पर्सन वे होते हैं जो फाइनेंशियल हेल्प के रिक्वायर भाई लोन को टेकन अप करते हैं। सो इस सोसाइटी का मेन एम क्या रहता है भाई, अपने मेंबर्स को एक प्रकार से बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, किससे, जो कि लेंडर्स के एक्सप्लॉइटेशन से, जो कि मार्केट में इंटरेस्ट ऑन लोन हायर चार्ज करते हैं, उनके एक्सप्लॉइटेशन को बचाना होता है भाई। ये सोसाइटी क्या है, इनके मेंबर को भाई जो भी आपस में कैपिटल का अमाउंट कलेक्ट करके और भाई मेंबर्स के द्वारा जो भी डिपॉजिट करते हैं और उन मेंबर्स के भाई जो सोसाइटी की लोन की जरूरत होती है उसको भाई लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का क्या है भाई, एस्टेब्लिश करती है पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी उन पीपलों के लिए हाउस को भाई क्या करते हैं कंस्ट्रक्टेड करवाती है जिनकी इनकम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ही कम है, रीजनेबल कॉस्ट पर ये हाउस को कंस्ट्रक्टेड करवाती हैं भाई। इसके जो मेंबर सोसाइटी के वो पीपल को कंसिस्ट करती है हु आर डिजायर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट ए लोअर कॉस्ट। भाई एक प्रकार से कुछ पीपल के द्वारा आपस में इकट्ठा होकर के भाई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन लोअर कॉस्ट के ऊपर क्या है प्रोवाइड करवाते हैं भाई। इसका मेन एम क्या रहा है, हाउसिंग की प्रॉब्लम को इसके मेंबर के द्वारा भाई या इसके मेंबर के लिए कंस्ट्रक्शन हाउस करके भाई उनके लिए अच्छे हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना है भाई। जो भी ऑप्शन है पेइंग का वो इंस्टॉलमेंट के बेस पे ये भाई तैयार कर देते हैं कि इसके मेंबर से ये इंस्टॉलमेंट के बेस पे क्या है भाई जो भी पैसा है अमाउंट है वो पे करवाते हैं। सो हमारे ये इसके टाइप्स थे भाई। इसके बाद हमारा आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। भाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है भाई, हमने देखो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जाना, हमने भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में जाना, हमने पार्टनरशिप के बारे में जाना, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जाना। अब जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आता है भाई। कंपनी एक प्रकार का वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि फॉर्म की जाती है, जो कि स्टैब्लिश की जाती है फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज ए लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, जो कि एक प्रकार से कैरिंग आउट की जाती है भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए। एक प्रकार से इसका यह है इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस रहता है इस कंपनी का इसके मेंबरों से। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। भाई जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी जो एक एज ए अपने आप में क्या है लीगल सेपरेट एंटिटी है, जिसका अपना खुद का परपेचुअल सक्सेशन है और खुद की एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील एक प्रकार से हम स्टैंप को लेके चलते हैं, अपने नाम से स्टैंप के या अपने वही जो ऑथराइज्ड जो भी मेंबर्स हैं उसके सिग्नेचर को वही वो देती है परफॉर्मेंस। The company form of organization is governed by the Company Act 2013 as per section 220 of the Act 2013। भाई एक प्रकार से जो कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत क्या है ये भाई एक प्रकार से स्टेब्लिश होती है, फॉर्म में आती है और ये एक प्रकार से रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 220 एक्ट ऑफ 2013 के तहत। भाई कंपनी का क्या मीन्स है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। भाई कोई भी कंपनी है वो कोऑपरेटेड की जा सकती है इस एक्ट के द्वारा या कोई इससे प्रीवियस कंपनी लॉ हो उसके द्वारा। फिर द शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। भाई जो शेयर होल्डर है वो हालांकि वो कंपनी के हैं एक प्रकार से ओनर हैं, भाई वो क्या करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है जो कि इलेक्टेड किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर या ओनर्स होते हैं वो चीफ मैनेजिंग बॉडी को क्या करते हैं इलेक्टेड करते हैं भाई एक प्रकार से वोटिंग राइट के द्वारा भाई अपना क्या है मैनेजिंग बॉडी का क्या है सिलेक्शन करते हैं।
यूजली द ओनर्स एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। एक प्रकार से ज्यादातर जो ओनर होते हैं वो इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं बिजनेस को टोटली। जो कैपिटल है कंपनी को डिवाइडेड है स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर। वही जो कंपनी की कैपिटल वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है जिसको हम शेयर के नाम से जानते हैं। विच कैन बी ट्रांसफर फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन। जो आसानी से एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। किसको छोड़ करके, प्राइवेट कंपनी में शेयर को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, केवल पब्लिक कंपनी में हम जो शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद भाई हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स आते हैं, यानी इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। सबसे पहले भाई हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो भी है क्रिएट होती है वही लॉ और जो एग्जिट रहती है इसके इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। भाई ये एक प्रकार से जो कंपनी है वो लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और इसके मेंबर से ये इंडिपेंडेंट रहती है। Like natural person, a company can own property, incur debts, borrowing money, and enter into contracts, sue and sued. But unlike them, it cannot be breathe, eat, run, talk, and so on. एक प्रकार से क्या ये जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, भाई किसी प्रकार का भाई उधार ले भी सकती है और दे भी सकती है, जो मनी को बोरो भी कर सकती है और डेप्ट ले भी सकती है, भाई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर सकती है। इसके नाम पे भाई क्या है फाइल वही एक प्रकार से इश्यू भी की जा सकती है, अभी ये भी किसी के अगेंस्ट में फाइल इश्यू कर सकती है। लेकिन क्या है आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, क्योंकि ये ना तो ब्रेथ कर लेती है, सांस लेती है, और ना ही खाना खाती है, और ना ही पानी पीती है, ना ही चल सकती है। इस प्रकार से इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जानते हैं कंपनी को। सेकेंड हमारा फीचर है भाई सेपरेट लीगल एंटिटी। फ्रॉम द डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में बताया कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और इसके मेंबर से भी ये सेपरेट रहती है, भाई इसके मेंबर्स का इस कंपनी से लेना देना कुछ नहीं रहता। सो इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम इट्स दोज ऑफ इट्स ओनर। भाई इसके ओनर से इसकी जो असेट्स और लायबिलिटी वो अलग रहती है। ये वो कंपनी की जो असेट्स और लायबिलिटी वो कंपनी के नाम से ही चलती है, ना कि उनके ओनर्स के नाम से। जो लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर टू बी वन एंड द सेम। भाई जो लॉ है वो एक प्रकार से बिजनेस और इसके ओनर्स को एक जैसे एक फॉर्म में नहीं जानता है। इसके बाद हमारा फॉर्मेशन। भाई जो कंपनी का फॉर्मेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग है एक प्रकार से, सो एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स official for running the business. The directors holding a position of eminent significance as are directly accountable to the shareholders for जो कंपनी की फॉर्मेशन है भाई वो आसानी से एक प्रकार से क्या है टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन क्या है भाई इसके प्रिपरेशन के लिए भाई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर इट्स स्टार्टेड फंक्शनिंग। भाई इसको स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जो भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी है वो कंपलसरी है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के तहत। इसको भाई क्या है इनकॉर्पोरेटेड करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हर टाइप की जो भी कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 और एनी कंपनी लॉ शैल बी इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ द कंपनी। भाई कोई भी कंपनी है स्टार्टिंग में जैसे 2013 के आने से पहले हमारा जो इनकॉर्पोरेटेड लॉ था भाई 1956, उसके तहत हर एक कंपनी क्या होती थी भाई रजिस्टर्ड होती थी, इनकॉर्पोरेटेड होती थी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। भाई जो भी कंपनी है वो क्रिएट होती है लॉ के द्वारा और ये भाई जो भी कैन बी ब्रॉट एंड द एंड ओनली बाय द लॉ। भाई इसको शुरू भी लॉ के द्वारा हो सकता है, इसको भाई लॉ भी या कहीं इसके अगेंस्ट कोई भी कार्य है वो लॉ के द्वारा ही हो सकता है और इसको खत्म भी लॉ के द्वारा ही किया जा सकता है, एंड भी इसका लॉ के द्वारा ही हो सकता है। सो एग्जिट it will be only cease to exist when a specific procedure for its closure called wind up। यानी उसको जो भी बंद करने की जो भी स्पेसिफिक प्रोसीजर है उसको वाइंड अप के नाम से जानते हैं इज कंप्लीटेड। मेंबर में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूड एग्जिट्स। भाई इसके कंपनी के मेंबर्स के आने जाने का कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी कंटिन्यूटी चलती रहेगी। फिर इसके बाद कंट्रोल। जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, भाई उनका सिलेक्शन किया जाता है इसके द्वारा और वो ही कंपनी को कंट्रोल करके चलती है। फिर लायबिलिटी। जो मेंबर्स की लायबिलिटी है उनकी कैपिटल उन्होंने जितनी कंट्रीब्यूट की है उसी तक ही सीमित रहती है। इसके ओनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। क्रेडिटर्स।
can use only the assets of the company to settle their claims since it is a company and not their members own the debts। तो जो कंपनी है किसी प्रकार से जो कंपनी के जो क्लेम्स है वो सेटल करने के लिए केवल इसके मेंबर तक जितने डेप्ट है उतने तक ही, जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है वहीं तक ही कंपनी उससे डिमांड कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। Member can be asked to contribute the loss only to the extent of the unpaid amount of the share held by them। यानी कंपनी जो उसके शेयर होल्डर थे उन्होंने जितने शेयर परचेज कर रखे उसी तक ही कंपनी अपने लॉस का भाई जो भी है अमाउंट है वो जो भी अनपेड अमाउंट है वो मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे सपोज है अक्सर एक शेयर होल्डर था किसी कंपनी में, उसके पास 2000 शेयर थे 10 ईच के हिसाब से, विच ही हैज ऑलरेडी पेड 7 रुपीज पर शेयर, उसने 7 रुपए चुका दिए थे। हिज लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ द लॉसेज और कंपनी फेलियर टू पे डेब्ट्स कैन बी ओनली ऑफ 6000। उसको बस केवल अब 6000 और पे करने हैं बस। यानी उसने 14000 तो पहले ही दे चुका वो, भाई टोटल 20000 थे भाई जो उसने पे करने थे। 7 के हिसाब से 2000 मल्टीप्लाई 7 के हिसाब से 14000 तो पे कर चुका। अब उसको कितने और चुकाने हैं? 6000 और चुकाने हैं। दान पेड अमाउंट ऑफ ही शेयर कैपिटल 3 रुपीज पर शेयर ऑफ 2000 हेल्ड बी इन द कंपनी। केवल उसको 2000 शेयर होल्डर के हिसाब से 3 रुपए शेयर के हिसाब से पे करना केवल, और इससे ज्यादा वो लायबल भी नहीं है, वो ना ही कंपनी से अधिक वो डिमांड कर सकती है कंपनी अपने डेब्ट या लॉस को चुकाने के लिए। फिर है नेक्स्ट कॉमन सील। जो कंपनी है अपने एक कंपनी में और में है नॉट कॉमन सील, कंपनी रख भी सकती है अपने कॉमन सील और नहीं भी रख सकती। ये डॉक्यूमेंट को अफेक्ट करने के लिए, अटेस्टेड करवाने के लिए या किसी प्रकार का एग्रीमेंट करने के लिए कंपनी के पास खुद की कॉमन सील का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ ए कंपनी डजंट हैव एन कॉमन सील देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन। एक प्रकार से क्या है, यदि कंपनी के पास खुद की कॉमन सील नहीं है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी है भाई अथॉरिटीज पर्सन है वो डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगा और ऑथराइज कर देगा। रिस्क बियरिंग, भाई जो लॉसेज है किसी कंपनी में बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, दिस अनलाइक द केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म वेयर वन और few पर्सन रिस्पेक्टिवली बियर द लॉसेज। यानी क्या है भाई कंपनी में क्या है, जो सारे शेयर होल्डर होते हैं वो मिल करके रिस्क को अपने ऊपर या लॉस को अपने ऊपर उठा लेते हैं। जैसे कि हमारा सोल प्रॉपर्टीज और पार्टनरशिप में कुछ ही पर्सन या एक पर्सन के द्वारा सारा का सारा लॉस बियर करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है बहुत सारे पर्सनों के बीच में जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑल शेयरहोल्डर इन ए कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेब्ट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द कंपनी कैपिटल। एक प्रकार से क्या है भाई सभी शेयर होल्डर कंपनी में अपने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है वो डेब्ट को आपस में क्या है कंपनी कैपिटल के माध्यम से बांट लेते हैं, और जो भी लॉस को होता है वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर में क्या हो जाता है सेपरेट आउट हो जाता है, यानी फैल जाता बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा भाई इसमें आता है मेरिट्स। भाई कंपनी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टीट्यूड है भाई एडवांटेज ऑफर करता है। क्या क्या हमारे हो सकते हैं, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी। भाई सबसे पहले इसका मेन फीचर्स या मेन मेरिट्स क्या है, भाई जो भी शेयर होल्डर है वो केवल अपना अमाउंट अनपेड जो शेयर है उसी तक ही पे करने के लिए लायबल, उससे ज़्यादा ना कंपनी से डिमांड कर सकती है और ना ही वे पे कर सकते हैं। भाई only the assets of the company can be used to settle the debts, leaving the owner of the personal property free from any charge. This reduces the degree of the risk borne by the an investor। एक प्रकार से ये इन्वेस्टर के जो आपका रिस्क बोर्न है उसकी डिग्री को कम करती है, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है वो केवल अपना जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है वहीं तक ही पे करने तक ही सीमित है, कंपनी से ज़्यादा उसे नहीं मांग सकती किसी भी कंडीशन में। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, भाई द इजी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी। भाई यहाँ पे क्या है एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को आसानी से अपना भाई जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है या जो अपने शेयर है वो आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, केवल पब्लिक लिमिटेड की कंपनी में ही आपका, भाई प्राइवेट कंपनी में ऐसा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सच कैन बी इजीली कन्वर्टेड into cash in case and need to arise the wide blockage of the investment and present the company as a favorable revenue for the investment perspective। एक प्रकार से क्या है भाई आसानी से जो भी शेयर कंपनी के किसी शेयर होल्डर ने परचेज कर रखे वो आसानी से उसको भाई किसी दूसरे पर्सन को सेल करके आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकता है, और भाई यदि जब चाहे वो कंपनी की शेयर भी परचेज कर सकता है। फिर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, भाई जो कंपनी की है एक प्रकार से एग्जिस्टेंस, क्योंकि उसको वही इसके मेंबर से वो सेपरेट एंटिटी की तरह कार्य करती है।
जो कंपनी को किसी प्रकार से इफेक्टेड नहीं करेंगे, ना ही कोई जो कंपनी के मेंबर हैं उसकी किसी की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंस हो जाए, या रेजिग्नेशन दे दे, या इंसेनिटी हो जाए, पागल हो जाए, तो कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का अपना खुद का वन परपेचुअल एग्जिस्टेंस है और एक प्रकार से लिक्विडेटेड है। जो प्रोविजन कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये अपना क्या है, एग्जिस्टेंस रहती है हमेशा से ही। फिर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, as compared to the sole proprietorship and partnership form of the organization, a company has a large financial resource. Further capital can be attracted from the public as well as through the loan from the bank and financial institution। भाई जो भी कंपनी है वो लगातार क्या है भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में यदि हम देखते तो फाइनेंशियल रिसोर्स इसके कंपनी के बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये पब्लिक के साथ साथ वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी अट्रैक्टेड करती रहती है। सो ग्रेटर स्कोप है इसके एक्सपेंशन होने के। जो इन्वेस्टर हैं वो इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन शेयर बट द लिमिटेड लायबिलिटी, वही इन्वेस्टर के पास भी यहाँ क्या है, कैपिटल तो कितनी मात्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। उनके वो अपनी ओनरशिप को ट्रांसफरेबल आसानी से कर सकते हैं। भाई इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है हायर रिटर्न इन कंपनी में। फिर हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक प्रकार से जो कंपनी है वो भाई यदि किसी मैनेजमेंट गवर्निंग बॉडी को भाई इलेक्टेड करती है तो इस कंडीशन में होती है कि स्पेशलिस्ट मैनेजर या प्रोफेशनल को अपॉइंट करके उनको हायर सैलरी पे करने के रिगार्डिंग होती है। सो एक्सपर्ट जो होते हुए अपने एरिया में क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं और वो कंपनी के लिए एक प्रकार से क्या है, बेटर से बेटर वर्क करके दिखाते हैं। जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है कंपनी के अंदर वो डिवीजन ऑफ वर्क होता है। इस डिपार्टमेंट डील्स विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी हेडेड बाय एन एक्सपर्ट। भाई कंपनी के अंदर कोई वेरियस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर जो भी मैनेजर होता है वो एक्सपर्ट होता है जो हर प्रकार की एक्टिविटी में क्या करता है, अच्छी तरह से डील करता है। फिर इसके बाद हमारा था भाई लिमिटेशन क्या है इसके, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द इंफॉर्मेशन। भाई जो कंपनी है वो रिक्वायर रहता है उसको ग्रेटर टाइम एफर्ट्स एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व। भाई जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या भाई टाइम लेती है एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए, एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए और किसके रिगार्डिंग, लीगल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। भाई यदि हम कंपैरिजन करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कंपैरिजन में, सो उसके बजाय तुलना में जो कंपनी का फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। फिर है लैक ऑफ सिक्रेसी। भाई कंपनी एक्ट रिक्वायर्स है भाई इस पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाकर के पब्लिक कंपनी को अपने डे टू भाई आपका टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है, पब्लिश करवानी पड़ती है। भाई इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जनरल पब्लिक को भी उसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्रेसी ना के बराबर होती है कंपनी की। फिर है impersonal work environment, the separation of ownership and management leads to a situation which there is a lack of efforts as well as personal involvement of the part of the officer of a company। भाई क्योंकि यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर साइज की कंपनी है ये, ठीक है। यहाँ की जो ओनरशिप है वो सेपरेट होती है इसकी मैनेजमेंट लीडिंग अथॉरिटी से, क्योंकि क्या है ओनरशिप अलग होते हैं, तो कंपनी के ओनर अलग होते हैं और जो मैनेजमेंट कमेटी इलेक्टेड होती है उन ओनर्स के द्वारा। So the large size of a company further make it difficult for the owners and top management to maintain the personal contact with the employees, customer and creditors। तो ओनर्स को और जो मैनेजमेंट कमेटी है इनको डिफिकल्टी हमेशा भी नहीं रहती है कि कांटेक्ट कैसे रखें। भाई एक प्रकार से उनके आपस के पर्सनल कांटेक्ट है वो एम्प्लॉयज, कस्टमर और क्रेडिटर्स के साथ में करने में उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर है न्यूमरस रेगुलेशन। भाई जो फंक्शनिंग कंपनी का एक प्रकार से मैनी टाइप के लीगल प्रोविजन और कंपल्सन्स उनके ऊपर जरूर फाइंड आउट होते हैं। भाई जो कंपनी है वो बर्डन विद द न्यूमरस रेस्ट्रिक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एस्पेक्ट इंक्लूडिंग ऑडिट, वोटिंग, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। भी लगातार इनकी जरूरत पड़ती रहती है और इसका टाइम टू टाइम उनको क्या करना पड़ता है भाई, इनको चेकअप भी करवाना पड़ता है। सो डिफरेंट एजेंसी रजिस्ट्रार से भी एक्सेट्रा उनके भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। फिर अभी आपका डिले इन डिसीजन मेकिंग। जो कंपनी एक प्रकार से डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड है, भाई जो भी किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा उनको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के में communication as well as approval of the various proposal may be cause delay not only in the taking decision but also acting upon them। यानी जिस प्रकार से क्या भाई इसकी किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट कमेटी है वो इलेक्टेड होती है, उसके भाई
टॉप लेवल ओनर्स के द्वारा। सो भाई किसी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या भाई वेट करना पड़ेगा। भाई जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि बजट को या किसी प्रकार के भाई ऑब्जेक्टिव को भाई डिटरमाइन करने के लिए, आप अप्रूव करवाने के लिए वही एक प्रकार से वेट करना पड़ेगा, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है अपना डिसीजन दे। फिर है गार्किक मैनेजमेंट। गार्किक मैनेजमेंट एक प्रकार से जो थ्योरी है, अ कंपनीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द शेयर होल्डर की तरह कार्य करते हैं, जो कि ओनर होते हैं। इन द प्रैक्टिस हाउएवर द मोस्ट लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ए मल्टीट्यूड ऑफ द शेयर होल्डर, द ओनर्स हैव बीन मिनिमल इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफ रनिंग ऑफ द बिजनेस। सो शेयर होल्डर क्या है, वो कंपनी में वही पूरे देश में फैले हुए थे जैसे, ठीक है, और भाई यदि डायरेक्टर्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करते हैं केवल और केवल। तो ये सारी की सारी जो कोऑपरेटेड होती है मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। सो बहुत ही ज़्यादा जो जर्नल मीटिंग है या स्मॉल परसेंटेज अटेंडेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज एंजॉय द कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर विच दे हैव समटाइम यूज इवन कंट्री टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। एक प्रकार से क्या है, ये वही जो भी शेयर होल्डर है ये भाई अपने वो इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को भाई, क्योंकि इनका ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं रहता है। ये अपनी पावर कब यूज करने आते हैं, जब इन्वेस्टर या शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात आती है, जब ये भाई कंपनी के सामने आते हैं। डिससैटिस्फाइड शेयर होल्डर इन सच ए सिचुएशन हैव नो ऑप्शन बट टू सेल देयर शेयर एंड एग्जिट द कंपनी। भाई यदि किसी प्रकार से जो शेयर होल्डर यदि वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या है अपने शेयर को सेल कर देंगे और कंपनी से निकल जाएंगे। फिर है कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंटरेस्ट। भाई देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरी स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। भाई बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरेस्ट अलग अलग स्टेक होल्डर के इसमें बीच में बन जाते हैं। द एम्प्लॉयज फॉर एग्जाम्पल मे बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरी, कंज्यूमर डिजायर हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट द लोअर प्राइस एंड द शेयर होल्डर वांट्स टू हायर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स एंड इंक्रीज इन द इंस्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। भाई लगातार क्या कॉन्फ्लिक्ट्स, भाई अलग अलग जो फर्म या कंपनी से जुड़े होते हैं उन सब के अपने अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एम्प्लॉय क्या हायर सैलरी की डिमांड करेंगे, भाई कंज्यूमर क्या है हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे लोअर प्राइस के पर, और जो शेयर होल्डर है वो क्या चाहेंगे हायर रिटर्न्स डिविडेंड्स आएंगे फ्रॉम शेयर। सो उनके बीच में आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स बने ही रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम भाई हमारा क्या भाई एक ये देखते हैं क्या एग्जांपल है। भाई पेन इज mightier than the sword, the case of the Luxor Writing Instrument Private Limited. In the year 1963, a young gentleman armed with the power of hard work and the ambitions started a new era in the field of the writing instrument. As a tender age of 19, he started a small manual assembling shop in the Sardar Bazaar area in Delhi, where he manufactured fountain pen under the name of Luxor Writing Instrument Power Limited. एक प्रकार से क्या है ये जो पेन है वो किसी भी तलवार से बहुत बड़ा हो सकता है, ये बताया गया है। वही 1963 में एक यंग जो जवान पर्सन है वो बहुत ही हार्ड वर्क की हिम्मत रखता साहस रखता था, और उसके एम्बिशन से उसने क्या है कि भाई राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो अपनी 19 साल की उम्र में एक फाउंटेन पेन जो कि उसकी शॉप स्टार्ट की और सदर बाजार न्यू दिल्ली में। फिर आपका भाई क्या है उसका नाम उसने क्या है फाउंटेन पेन का नाम किसके दिया, लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से उसने चलाया भाई आपका। सो इसके एग्जांपल के एक बार देखिएगा, इसके बहुत सारे और भी LWIPL लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है आपका बहुत सारे नामों से ये तभी जो पायलट पेपरमेट पार्कर वाटरमैन इस नाम से बहुत सारे इसके मैन्युफैक्चरिंग होने लग गए हैं। सो 15% जो आउटपुट है आपका भाई जो मुंबई और दिल्ली में भाई इसकी 3 अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ लगभग इसमें 600 पीपल हैं। सो वैरायटी और एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो ये बताया गया अभी कंपनी है, एक नाम था कंपनी का, और इसने अपने भाई बहुत सारा क्या है अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके बहुत ज़्यादा अधिक रिसर्च करके भाई पेन को पूरा अधिक मार्केट में फैला दिया है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में। सो डियर स्टूडेंट्स, भाई इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कंपनी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।